हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैसर आज़ाद। काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आपके सामने हो रहा हूं। एक्चुअली बीपीएससी मेंस था 67, उसमें बच्चों को मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, उसमें मैं इन्वॉल्व था। आज से ये क्लासेस आपके कंटिन्यू होंगे। मैं दो वीडियो करके डेली डालूंगा, करंट अफेयर भी साथ में होगा। सो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, आपका तो कुछ नहीं जाता, बट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए वेव मोशन। ठीक है, ये वेव मोशन एक क्वेश्चन रहता है और सिंपल क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 से 3 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, अगर वो देख लें। देखिए, हमें ये ध्यान में आपको होना चाहिए कि हम जनरल फिजिक्स, वो मेडिकल इंजीनियरिंग या बीएससी वाला फिजिक्स नहीं कर रहे या इंटर वाला नहीं। हम एक पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को देखना चाह रहे हैं। एक जनरल अवेयरनेस के लिए हमसे ये साइंस पूछते हैं, हमको उसी डायरेक्शन में सोचना है कि एक जनरल वे में काम इंसान को जितना समझना चाहिए, आपसे वो सवाल करते हैं, वो उनके सवाल का, उनके प्रश्नों का लेवल अलग होता है। पीसीएस का, मेडिकल, इंटर, बाकी आईआईटी का अलग होता है, तो उसमें हमें नहीं फंसना है। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल जिसमें वेव हो, यानी कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो रहा हो, मैकेनिकल वेव। तो कह रहा है साउंड, पहले आंसर बता दूं, साउंड है आपका मैकेनिकल वेव। बाकी आपका ये रेडियो वेव, एक्सरे एंड लाइट, ठीक है, ये लाइट, ये तीनों आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, ठीक है। बट ये साउंड हमारा मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का डिफिनेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है कि वो लिखता है मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ देखिए, ये एक स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है, तो इसमें जो पार्टिकल है, एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख रखा है ना, तो ये मूव करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा होता है। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो इससे निकला हुआ साउंड आपके इस कानों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ठीक है, कोई भी साउंड हो, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। तो साउंड को चलने के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो एयर पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, वो जब साउंड निकलता है तो इस मोशन होता है इस पार्टिकल का और आपके कानों तक आवाज़ आती है, इसलिए इसे हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल का मूवमेंट हुआ। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में। यहाँ मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ। मीडियम मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव, इट एक्ट इन वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशनल होता है। दूसरी तरफ होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, जिसको हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। द मीडियम इज मूविंग परपेंडिकुलर, इसमें भी मीडियम का मूवमेंट होता है बट परपेंडिकुलर होता है। इसका आगे हम ग्राफ देखेंगे, यहाँ भी देख लीजिए, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होता है और ये 2 डायमेंशनल होता है। ये अब तक के क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर आपसे पूछे तो ज़्यादातर बच्चे फंस जाएंगे। आप ये जान लीजिए कि इस मैकेनिकल वेव जो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव 1 डायमेंशनल होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, वो 2 डायमेंशन होता है। दोनों में मूवमेंट होता है पार्टिकल का, एक में लॉन्गिट्यूडनल में होता है, पैरेलल होता है, बट इसमें ट्रांसवर्स या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इसमें परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखना है, ये बेसिक डिफरेंसेस है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल आपको जस्ट अभी बताया था, साउंड वेव, यानी मैकेनिकल वेव की बात कर रहे थे। मैकेनिकल वेव यानी कि पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव, ये याद रखना है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव। यहाँ देखो ना, पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है इस साइड में, ये ग्राफ बना रखा है, मूव पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ये वर्ड याद रखना है कि पार्टिकल का मूव होता है पैरेलल डायरेक्शन में। यहाँ भी पार्टिकल का होता है बट परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे देख लो, ये परपेंडिकुलर है।
यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं उसमें परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गिट्यूडनल जिसमें पैरेलल होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है, आपको याद रखने होंगे। तो कह रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है, रेडियो वेव, एक्स रे, गामा रे, ये सब का सब जो है मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ देखिए रेडियो वेव, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे, गामा रे। तो गामा है, एक्स रे है और आपका रेडियो वेव। ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। लेकिन साउंड यहाँ पे है क्या, साउंड नहीं है। साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, जो जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट पैरेलल होता है वेव के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे वेव, कौन कौन से वेव है आपके फिजिकल मैकेनिकल का यहाँ चार्ट दे रखा है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में है, कौन है नहीं है, बस इतना आपको याद रहना चाहिए, बाकी कुछ पूछता नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान दे के इस बार इसे एक बार देख लीजिए। रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रा है, विजिबल है, विबजियोर वाला जो भी है ना उसको होगा। तो फिर इसमें रेडियो वेव है, मैकेनिकल है, इंफ्रारेड है, मैकेनिकल नहीं सॉरी माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ये याद रखना होगा कि इसमें कॉस्मिक नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कॉस्मिक रे नहीं आता, ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आगे आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साउंड वेव इन एयर इज, तो आप साउंड वेव क्या बोला मैंने, लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड वेव मैकेनिकल है जिसको लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखिए पूछता क्या है, ये सब सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है किसी न किसी पीसीएस में। तो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, वन डायमेंशनल है, और इसमें पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है वेव के। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स में परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, पोलराइज्ड है, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल है। तो क्वेश्चन कितना आसान है, बट इसको याद होता नहीं क्योंकि आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। इससे यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है उससे आप विजुअलाइजेशन होता है, तो आपको हमेशा क्लिक याद रह जाएगा, इसलिए मैं इस तरह के डायग्राम के साथ पढ़ाता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप देख लो तो 75 से 85% याद रह जाता है। समझ तो 100% आएगी, बट रह कितना जाता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से 10% याद रहता है, सुनने से 25% याद रह पाता है। तो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप IAS बनना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ जाओ, तो आपको हमेशा के लिए याद होगा। और सामने जब पढ़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, सामने पढ़ेगा तो आप 100% वो 85 क्या कन्वर्ट हो जाएगा 100% में, क्योंकि आप डायग्राम देखते, क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन देखते ही आप वहाँ पे उसको कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉन्ग रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाई विच ऑफ द, कह रहा है कि जो रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, इंफ्रा, ये सब जो रेडियो वेव होता है ये रिफ्लेक्टेड बाय द विच ऑफ द, क्या ट्रोपोस्फीयर, क्या आइनोस्फीयर, क्या ट्रोपोपॉज या स्ट्रेटोस्फीयर। कह रहा है देखो, ये यहाँ देखो अर्थ में लेयर होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, एक नीचे वाला लेयर होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, और उसके बाद होता है आइनोस्फीयर। तो ये जो सैटेलाइट यहाँ छोड़ा गया है, ये सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया है, आइनोस्फीयर वाले रीजन में। मेसोस्फीयर के बाद जो भी एरिया है वो आइनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आइनोस्फीयर। तो ये जो सैटेलाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ से कर रहे हैं, आइनोस्फीयर से आपके अर्थ पे आ रही है, और आपका मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न ये सब चलता है। तो जो रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव बोले, शॉर्ट जो भी है, ये रिफ्लेक्ट होता है, ये आइनोस्फीयर से होता है। यहाँ देखिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ फिर ये मेसोस्फीयर, और ये है आइनोस्फीयर। ये सब जो है आइनोस्फीयर का अलग अलग लेयर है, यहाँ से लेके ये सब आइनोस्फीयर। तो ये जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है, सैटेलाइट छोड़ा जाता है, ये आइनोस्फीयर में यही रिफ्लेक्ट करता है अर्थ तक सिग्नल। ठीक है, तो रेडियो वेव हो, शॉर्ट, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, जो भी हो, ठीक है, ये आइनोस्फीयर में ही छोड़ा जाता है सैटेलाइट, तो वहाँ से ये आता है। ठीक है, हमें सिग्नल आता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। जो आप मोबाइल आपका है वायरलेस है, बिना वायर का है, कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय द,
कह रहा है यहाँ देखो आइनोस्फीयर में ये सैटेलाइट छोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ सैटेलाइट छोड़ा गया है आइनोस्फीयर में। ये जो आपका वायरलेस मोबाइल काम करता है, टीवी काम करता है, ये जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आप वायरलेस है, ये टेलीफोन, टेलीविज़न, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कह रहा है ये इसके लिए जो एक सरफेस पे जो रिफ्लेक्ट करता है, कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है, वो कहाँ से करता है? तो आइनोस्फीयर से। देखो यहाँ पे सैटेलाइट, यहाँ लिखा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो इसे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिखा हुआ है, देखो एक बार, ये कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट है कहाँ? ये आइनोस्फीयर में, ठीक है, ये आइनोस्फीयर में, ये सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, ये सब कहाँ है? ये आइनोस्फीयर में, और यहाँ भी देखा रखा है मैंने आइनोस्फीयर में, ठीक है। तो आप उससे पूछेगा कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, मोबाइल, टेलीविज़न, ये सब जो काम करता है, डिश टीवी, ये सब के लिए कम्युनिकेशन सिग्नल कहाँ छोड़ा जाता है? आइनोस्फीयर में। वही सैटेलाइट अर्थ पे सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ देखिए ये आ रहा है, दिखाया हुआ है ना आते हुए, ये सारा का सारा आइनोस्फीयर में छोड़ा जाता है सैटेलाइट, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव? फिर आप लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट वेव, रेडियो वेव, जो भी कुछ बोलता है, ऐसा वेव की बात करता है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर, कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर है जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है? तो ये सैटेलाइट है, और ये कहाँ छोड़ा गया? आइनोस्फीयर में। ये सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, ये कहाँ से कहाँ छोड़ा जाता है? आइनोस्फीयर से। यहाँ तो इसका आंसर लगा दो आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर। बार बार मैं फिगर्स इसलिए दिखाने चाह रहा हूँ कि आपको डटने की जरूरत नहीं पड़े, देखो क्वेश्चन और आंसर्स लगा दो। वेव ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, वेव अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेटेड, वो अल्ट्रा रहे, लाइट रहे, कुछ भी रहे, तो छोड़ेगा तो आइनोस्फीयर से ही, ठीक है, ये सब कुछ भी रहेगा आइनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। कह रहा है रेंज नॉर्मली प्रोपोगेटेड बाय मींस ऑफ, किसका रेंज क्या होता है? किसका? अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ देखो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक, 300 से 3 गीगाहर्ट्ज तक है, ठीक है, ये इसका रेंज है कि इस रेंज का ये भेजता है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ देखो कितना छोटा है, इस तरह से होता है, बाकियों का लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी सबका ऐसे है। तो ये कह रहा है, यहाँ भी लिखा है 3, यहाँ देखो, यहाँ पे 300 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है, इसी के बारे में लिख रखा है कि ये सैटेलाइट यहाँ से छोड़ रहा है, और ये क्या है? आइनोस्फीयर है, स्पेस वेव आ रहा है, ठीक है, स्काई नहीं बल्कि स्पेस, ठीक है। हाँ, ये ग्राउंड से तो आ नहीं रहा है, सरफेस तो आ रहा है, स्काई नहीं बल्कि स्पेस वेव से, ठीक है, स्पेस से आता है ना ये, ठीक है, स्काई तो ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका रेंज याद रखना, एक तो रेंज याद रखना, ठीक है, दूसरी बात इसकी फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का रेंज याद रखना, इसका वेवलेंथ छोटा बड़ा कैसा होता है ये याद रखना, ये स्पेस वेव से आता है और इसका रेंज याद रखना, और आइनोस्फीयर में छोड़ा जाता है। ये हमारे एक मास्टर रिसीवर को देता है, फिर ये रिसीवर जो है ट्रांसमिट करता है इनको सारे, बहुत सारे टावर को, और फिर वो टावर आपको कम्युनिकेशन मोबाइल को सिग्नल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम पहले ये जान लो, मान लो ये एक बक्सा है जिसमें कोई एयर पार्टिकल नहीं हो, वैक्यूम खाली है, कोई डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल कुछ भी नहीं हो, उसको बोलते हैं वैक्यूम। लेकिन एयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन गैसेस पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता। और आपको मालूम है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल का मूवमेंट होना ज़रूरी है। जब इसके अंदर पार्टिकल है ही नहीं तो साउंड यहाँ से निकल के यहाँ तक क्या पहुँचेगी? तो नहीं पहुँचेगी। अगर मान लो कि इस वाले पार्टिकल को हम रिमूव कर दें वैक्यूम में, यहाँ से निकला हुआ साउंड क्या आपके इस कानों तक पहुँच पाएगा? नहीं, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल होगा ही नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मोशन ऑफ पार्टिकल का होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये है
कह रहा है नो साउंड इन वैक्यूम, कह रहा है कि वैक्यूम में यहाँ से जो आवाज़ निकल रही साइलेंस से यहाँ तक पहुँच रही, क्योंकि यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एयर सब है, ठीक है, एयर वाइब्रेट करके यहाँ तक इसको पहुँच मिल रहा है, वाटर में हो, हवा में हो, जहाँ भी हो। लेकिन अगर वैक्यूम है, अगर कहीं पे वैक्यूम है तो डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ तक साउंड इसको नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ इसको साउंड पहुँचता है, ठीक है। तो वैक्यूम में साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये वैक्यूम में क्या होता है कि ट्रेवल नहीं कर पाता। वही कह रहा है विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, कौन सा नहीं ट्रांसमिट होता है, साउंड ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन लाइट वैक्यूम में ट्रांसमिट हो जाएगा, हीट में रेडिएशन से हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेवल नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना, ये आपका ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाँ, ये वाले क्वेश्चन को पढ़िए, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। रेडियो वेव बेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या रेडियो वेव आपका मैग्नेटिक फील्ड में बेंड कर जाता है, बताइए। दूसरा ये है कि रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्या आपका रेडियो वेव, यहाँ देख लीजिए, सॉरी, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या, तो ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का है, ये बात तो सही है, ठीक है। अब कह रहा है रेडियो वेव बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन, और ये रेडियो वेव डाला गया, क्या ऐसे मुड़ गया क्या कहीं पे, नहीं ना, नहीं मुड़ा, नहीं मुड़ा, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, हाँ। और ये स्टेटमेंट में लिखा है कि बेंड होता है, नहीं भाई बेंड नहीं होता, देखिए ये डाला गया यहाँ से और ये डायरेक्ट यहाँ पे निकल गया, जैसे यहाँ से हमने यहाँ से डाले हैं और ये सीधे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर गया, कहीं बेंड किया है क्या, नहीं किया, तो क्या आप कहेंगे ये सही है या गलत है, जाहिर सी बात है गलत है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गलत है। तो ये तो गलत हो गया और ये सही हो गया, तो ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ये गलत है ना, डी आंसर हो जाएगा, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, ठीक है ना, आर ट्रू है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ देखिए रेडियो वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम नेचर का है, तो यस ये बात तो है, इसका वेवलेंथ जो होता है ये लॉन्ग होता है रेडियो वेव का, ठीक है, एक्स गामा का शॉर्ट होता है, जिसका शॉर्ट होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका लॉन्ग होगा उसमें एनर्जी कम होती है। दूसरी बात यह है कि रेडियो वेव क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालने पे बेंड कर जाता है, तो ये तो खुद रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, तो क्यों बेंड होगा, जब एक जैसा है तो क्यों बेंड होगा, ठीक है ना, तो बेंड नहीं होता, ये बात गलत है इसमें, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी। आपको मैंने फिगर से दिखा रखा है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सवाल ये है कि कॉस्मिक रे आर चार्ज्ड पार्टिकल आर अनचार्ज्ड पार्टिकल कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज नन ऑफ द अबव। कह रहा है ये जो कॉस्मिक रे होता है ये चार्ज पार्टिकल होता है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब पे है, चार्ज है चार्ज है चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल होता है। ये सूरज है यहाँ पे, ये सन है, ये सन से जब निकलता है कॉस्मिक रे ये चार्ज पार्टिकल है। लेकिन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, ये आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके मुझे आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने या किसी भी स्टेट पीसीएस ने ये नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि ये चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो इसके बारे में देखो एक मिनट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ये नहीं पूछा है कि ये रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा ये चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है क्या कॉस्मिक रे जो अभी आपने प्रश्न यहाँ देखा, कॉस्मिक रे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो देखो कहीं पे लिखा हुआ है कॉस्मिक रे, नहीं ना, तो ये कॉस्मिक रे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ, कॉस्मिक रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं पार्ट नहीं है। दूसरी बात ये चार्ज पार्टिकल है, दूसरी बात ये है कि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सवाल ये है कि कौन सा नहीं है, तो सही नहीं है कॉस्मिक रे के बारे में। कह रहा है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव आता है, माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड आता है, विजिबल है, अल्ट्रा है, एक्सरे है, गामा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है। कहीं भी कॉस्मिक रे लिखा हुआ है क्या? तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, ये गलत हो। और कह रहा है कौन सही नहीं, तो यही तो है, ये सही नहीं है। इसके बारे में कह रहा है, कॉस्मिक रे के बारे में कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कहीं पे? नहीं। दूसरी बात, ये चार्ज पार्टिकल होता है, तो देखिए मैंने अभी तो आपको कई बार गिना दिया, यस चार्ज पार्टिकल होता है। देखो जहाँ भी देखो चार्ज पार्टिकल होता है, हर जगह चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ है। दे आर मेड ऑफ हाईली इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, यस बहुत एनर्जी होता है। ऑरिजिनेट फ्रॉम द सन, यस मैंने अभी आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि ये सन से ऑरिजिनेट होता है। तो ये सब सही है, नहीं सही है, ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। किसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है? कभी आपने गांव में आग जला के, लकड़ी का आग जला करके ठंड में अगर सेका हो, हाथ सेका हो, ठीक है, उलाव जलाते हैं, तो उसको, उसका जो गर्मी होता है, या आप खाना बनाते हो आपके स्टोव का या फिर गैस चूल्हा का जो गर्मी आता है वो आप तक आता है, आपको गर्म लगता है, ठीक है, या बल्ब जलाते हो रूम में तो वो एक गर्मी सा एहसास होता है। उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो रेडिएशन के माध्यम से, वो रेडिएशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। वो किसके माध्यम से? रेडिएशन। रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये है कि सन से निकला हुआ सोलर रेडिएशन जो होता है, उसको भी किसी भी रेडिएशन, जो सूरज की रोशनी अर्थ तक आती है, वो उसकी हीट जो आती है वो रेडिएशन के माध्यम से आती है। तो इसको भी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा एक और एग्जांपल देते हैं, कोई भी जहाँ पे आइसोटोपिक मटेरियल यूज़ होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए रेडिएशन के थ्रू ही जाता है। तो कभी आप एक्सरे कराए हो, गए हो, MRI ये सब जगहों पे जाएंगे, या न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में रेडिएशन का या इस तरह का एक लेबल लगा होता है, यहाँ से रेडिएटेड मटेरियल निकलता है जो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब जो रेडिएशन वाला मटेरियल है, निकल के क्या होता है, अगर ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आया तो इसमें चला जाता है और ये डिपॉजिट हो जाता है अंदर में, और यही जाकर के आपके सेल को, टिश्यू को डैमेज करता है और बहुत सारे हार्मफुल डिजीज़ पैदा कर देता है। तो खैर मेरा यहाँ डिजीज़ समझाना नहीं है, मेरा ये है कि रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये जानना होगा कि रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इतना जान लीजिए। आप दैट्स ऑल। रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल करता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो रेडिएशन, ठीक है, कोई वैक्यूम की ज़रूरत, सॉरी, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, एक तो ओलाव का दे दिया और सन से निकला, और बाकी आइसोटोपिक मटेरियल का जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, मैंने ये दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ अल्बिडो। एल्बिडो में होता है क्या है कि सूरज है, मान लो यहाँ पे ये सूरज की रोशनी अर्थ पे आती है, किसी चिकनी सतह पे टकरा करके वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। आया और टकरा करके चला गया, एब्जॉर्ब नहीं हो, रिफ्लेक्शन। यहाँ देखो ये सूरज है, यहाँ से आया, ये बर्फ पे गिरा, बर्फ चिकनी होती है, जितना वाइटेस्ट चिकना होगा, शाइनिंग वाली होगी, उस ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अर्थ सन से वही रोशनी आई, लेकिन वो डीप कलर का है, चिकना नहीं है, शाइनिंग वाला नहीं है, तो वो बहुत सारे यहाँ पे देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, और निकाल क्या रहा है? बहुत कम। तो जो जितना डीप कलर का होगा, कम से कम शाइनिंग वाली चीज़ें होंगी, वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का, जो सूरज से आई हुई एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। लेकिन जहाँ पे चिकनी सतह हो, जैसे बर्फीली जगह हो, यहाँ पे जब जैसे पहाड़ पे बर्फ जमा होता है, अंटार्कटिका हो, आर्टिक हो, इस सब पे सूरज की रोशनी जितना भी पड़ता है, क्योंकि बर्फ जमा होता है, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट एनर्जी को
रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ अल्बीडो, अल्बीडो किससे है, रिफ्लेक्टिंग पावर होता है अल्बीडो, इसी को बोलते हैं आया और वापस चला गया। ये तो मतलब फिजिक्स की भाषा में रिफ्लेक्शन, लेकिन इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं एल्बिडो। जब सन टकराता सन रे टकराता है किसी चिकनी सतह से, जस्ट लाइक स्नो, ठीक है, बादल, इनसे फिर टकरा करके वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्शन से है, रिफ्लेक्टिंग पावर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव थ्रो फॉल। कह रहा है दो सक्सेसिव क्रेस्ट और थ्रो के बीच का जो डिस्टेंस बनता है, ये क्रेस्ट यहाँ दो क्रेस्ट के बीच या एक थ्रो जो है, ये थ्रो के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या एक सक्सेसिव दो क्रस्ट जब कंप्लीट होता है इस तरह से एक थ्रो कहलाता है। इस तो एक थ्रो को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहिए, या दो क्रस्ट को कहिए वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको चला जाएगा वेवलेंथ, यहाँ भी मैंने बना रखा है, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कह रहा है इसमें से किसका सबसे बड़ा लॉन्ग वेवलेंथ होता है, लंबा सा। यहाँ देखो ये वेवलेंथ, यहाँ देखो, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इधर इस साइड में, राइट साइड में छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता, इधर देखो ग्रीन वाले में कितना छोटा हो गया, ग्रीन की तरफ ये इधर था विबजियोर, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये रेड तो यहाँ है ना, उस हिसाब से मत देखो, यहाँ देखो जैसे जैसे ये जा रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो जैसे जैसे इधर जा रहा है इसका वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ अ लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा वेवलेंथ, तो यहाँ पे है रेडियो का है, रेडियो वेव। यहाँ पे देखो गामा रे सबसे छोटा है, एक्स रे उससे थोड़ा सा बड़ा है, एक्स रे तो छोटा हो गया ना, रेडियो से तो बहुत छोटा हो गया। इंफ्रारेड यहाँ पे है, इंफ्रा तो रेडियो, यहाँ तो रेडियो से भी इंफ्रारेड छोटा हो गया। विजिबल लाइट यहाँ पे है, तो विजिबल लाइट तो रेडियो से और छोटा ही है, ये भी छोटा हो गया। इंफ्रारेड तो छोटा हो गया, एक्स रे तो बहुत छोटा है, तो रेडियो वेव सबसे बड़ा है। अगर यही पूछा होता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो गामा में लगाते हैं, गामा ऑप्शन में नहीं होता, तो एक्सरे में लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम एनर्जी। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो कह रहा है कि यहाँ देखो विबजियोर का यहाँ हाथ है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है रेड की तरफ, विबजियोर वाले में जैसे जैसे वायलेट से हम इधर रेड की तरफ जा रहे हैं, तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। लेकिन जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ देखो वेवलेंथ ज़्यादा है, उसमें एनर्जी कम होती है। लेकिन जिसका वेवलेंथ छोटा होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इधर देखो एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ देखो ये चौड़ा है, ठीक है, ये चौड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है। तो जिसका वेवलेंथ छोटा छोटा होता है, इससे एनर्जी ज़्यादा का मतलब ज़्यादा बार बार ये रिपीट होगा। लेकिन जिसका वेवलेंथ बड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कम है, तो वो धीरे चलेगा, तो थोड़ा सा वो लॉन्ग पाथ अपनाएगा। यानी जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है वो जल्दी सक्सेस होता है, जिसके अंदर एनर्जी कम होती है वो लेट से सक्सेस होता है, तो लंबा पाथ अपनाता है, ठीक है। तो विजिबल लाइट जो है जिसमें विबजियोर का है, वायलेट, ये सब का एनर्जी ज़्यादा होता है। यानी ऐसा कह सकते हो जिसका शॉर्ट वेव लेंथ है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसका लॉन्ग वेव लेंथ है उसकी एनर्जी देखो कितनी कम है, ठीक है। और रही बात फ्रीक्वेंसी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बार बार रिपीट होती है। जिसका लॉन्ग वेव लेंथ, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी भी बहुत धीरे धीरे एक फ्रीक्वेंसी पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। बॉडी में ऐसा कोई गांठ हो रहा है या कोई ऐसा पार्टिकल है, उसको अगर पता करना है तो हम एक्सरे करते हैं, ठीक है। एक्सरे, कोई भी बॉडी के अंदर कोई क्रिस्टल है, कोई गांठ है, कोई टिश्यू है, ठीक है, उसको आप पता करने के लिए हम एक्सरे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी को क्रिस्टल वर्ड यूज़ नहीं किया है। रडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेस। कह रहा है रडार जो
फौज में रडार यूज होता है किसी भी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को, जैसे पाकिस्तान चाइना के एयरक्राफ्ट को हमको डिटेक्ट करना है कि उसका लड़ाकू विमान हमारे क्षेत्र में, हमारे देश के में तो नहीं आ रहा है, उसको यूज़ करने, उसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रडार यूज़ करते हैं। तो ठीक है, दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट को, किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है इस रडार में क्या यूज़ करते हैं, क्या हम लाइट, साउंड, रेडियो और अल्ट्रावायलेट, तो हम बताइए कौन सा यूज़ करते हैं। तो रडार में हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो वेव, ये वाला जो रेडियो वेव, रडार से रेडियो, आर से आर रडार, आर रेडियो, याद रखिएगा। तो दुश्मन देश के जहाज़ या लड़ाकू विमान, कोई जेट हमारे देश में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, या हमारा जेटवेज या हमारा लड़ाकू विमान कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, अगर उसको पता करना है तो हम रडार यूज़ करते हैं। रडार से हम पता करते हैं, या हमको अपने जहाज़ को डायरेक्शन देना होता है कि यहाँ जाओ, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ो, फिर ऊपर जाओ, ये जो डायरेक्शन देते हैं वो सब रडार से ही देते हैं। तो उसमें कौन सा वेव यूज़ करते हैं, रेडियो वेव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वेव आर यूज इन नाइट विजन अपर्चर। देखिए एक यहाँ आर्मी है, ये दूरबीन से देख रहा है किसी गाड़ी को, कोई हमारे देश की तरफ तो आ नहीं रहा है, या अंधेरा में किसी को देखना है कि कौन सी गाड़ी का क्या पोजीशन है। तो यहाँ जो दूरबीन से देख रहा है इस गाड़ी को, नाइट अपर्चर लगा करके, नाइट विजन, या आजकल हम बहुत सारे क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, नाइट वाला कैमरा भी, उसमें लाइट जलता रहता है, ठीक है ना। तो वो जो नाइट में जो कैमरा लगता है या नाइट विजन अपर्चर है, उसमें कह रहा है कि कौन सा वेव यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ इंफ्रारेड, क्या है, नाइट विजन में हम क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। ये हो गया विजिबल, विजुअल वाला नहीं, वो नहीं, बल्कि इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रा वाला नहीं, अल्ट्रासोनिक नहीं, ठीक है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यूज़ रडार, रेडियो ये सब नहीं करते, बल्कि इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही ये जो इंफ्रारेड होता है वो नाइट अपर्चर में यूज़ करते हैं किसी भी नाइट विजन पिक्चर लेने के लिए, या नाइट में किसी चीज़ को देखने के लिए। तो इंफ्रारेड यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेव यूज इन कॉमन टीवी रिमोट, आपने अपने टीवी का रिमोट देखा होगा, उस रिमोट से अपने टेलीविज़न को चैनल बदलते हैं, साउंड को कम करते हैं, ये रिमोट है। इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, यानी इसको हम रेडियो वेव बोलते हैं ना, ये इंफ्रारेड क्या है, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेस, ठीक है, इंफ्रारेड वाला होता है। तो ये क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंफ्रारेड, तो आपका रिमोट जो होता है वो इंफ्रारेड है, यहाँ पे है, ठीक है, इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड रिमोट में आपका क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू रिमोट कंट्रोल। इंफ्रारेड आप यूज़ करते हो, इंफ्रारेड यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट ए टीवी सेट। माइक्रोवेव, साउंड वेव, लाइट वेव। अब वो इंफ्रारेड नहीं, देखिए कौन सा है, क्या माइक्रोवेव, साउंड वेव, लाइट वेव, नहीं, रेडियो वेव। ये जो कहलाता है ना, ये सब है तो इंफ्रारेड स्पेशली, लेकिन ये जो नेचर है ये इधर है रेडियो वेव वाला, ठीक है, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर होता तो इंफ्रारेड पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन जो जैसे कि आपका ये टेलीविज़न है और आप डिश टीवी अपने एंटीना लगाते हो, टाटा स्काई या जो भी आप लगाते हो, ठीक है, वो एंटीना टेलीकम्युनिकेशन किस पे काम करता है, विजिबल लाइट पे, इंफ्रारेड पे, अल्ट्रावायलेट पे, या माइक्रोवेव पे। तो यहाँ देखो ये आपका है यहाँ पे, ठीक है, किस पे काम करता है, तो वेव यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कौन सा वेव यूज़ करते हो अपने टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आप यूज़ करते हो माइक्रोवेव, ठीक है, आप यूज़ क्या करते हो, माइक्रोवेव, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो भी है आपकी टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो सब होता है माइक्रोवेव, ठीक है। क्या होता है ये, माइक्रोवेव। अगर आप एक पिक्चर यहाँ भी देखने की कोशिश करो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख लो एक, ठीक है,
ये जो है माइक्रोवेव है, ठीक है, यहाँ पर देख लो माइक्रोवेव है, ठीक है। तो कह रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो आप वेव यूज़ करते हो कौन सा है, माइक्रोवेव। ये जो जितना टेलीकम्युनिकेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है, या जहाज़ को आप देते हो, या आपका जो भी एंटीना है, मोबाइल का रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, सैटेलाइट है, ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो भी आप छोड़ते हो, ये सब माइक्रोवेव है। और इसका देख लो कहाँ से, 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक है, ठीक है। 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक है, इसका रेंज देख लेना, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ये पूछता है कभी कभी आपसे, ये पूछ लेगा, ठीक है। अब उसमें स्पेसिफिक आपसे वहाँ पे पूछ रहा था यूएचएफ का, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का, तो 300 से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक था, ठीक है। तो ये याद करना होगा, आप देख लेंगे और देखते देखते याद हो जाएगा, याद करने की क्या ज़रूरत है, बस यहाँ से देखते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफएम रेडियो, एफएम आपने कभी बजाया होगा मोबाइल में, रेडियो में, या अपने रेडियो पे देखना, कोई पुराना रेडियो अगर घर में होता है, एएम लिखा होता है, उसके नीचे एफएम लिखा रहता है। कह रहा है यहाँ पे पूछ रहा है एफएम का जो बैंडविड्थ होता है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक होता है। तो एफएम का 88.1, मोटा मोटी 88 से लेकर के 108 तक के उसके ऐसे ऐसे स्केल बने होते हैं, ठीक है। तो ये एफएम रेडियो है, ठीक है, एफएम रेडियो का ये 88 से लेकर के 108 तक होगा, ठीक है। यहाँ देखो 88 से लेके 108 तक होता है एफएम रेडियो का। एम का पूछेगा यहाँ पे देख लो, ठीक है, एम का पूछेगा, ये बता देना, या इसको भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपसे जिसका भी पूछेगा यहाँ से फिगर देखो और आंसर देखो, ठीक है। एफएम का पूछा है तो एफएम का 88 से लेकर के 108 तक होता है, 88.1 है, कहीं पर देख लेना, क्लोजेस्ट वैल्यू तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फिर लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर, ठीक है, लेयर है, ट्रोपो है, स्टेटो है, मेजो है, आइनो है। तो ये लेयर है, अलग अलग लेयर है। फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, यस, आइनोस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन, ये सिग्नल छोड़ता है, ये आइनोस्फेयर सिग्नल छोड़ता है, रेडियो कम्युनिकेशन। वाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों तो इसका रीजन बता रहा है। तो द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की वजह से आइनोस्फेयर रेडिएशन छोड़ता है, ये तो ओजोन लेयर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। रेडियो वेव हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, क्या रेडियो वेव का जो लॉन्ग वेवलेंथ होता है क्या वो बहुत बड़ा होता है? नहीं, रेडियो वेव का देखो, रेडियो वेव हैव वेरी लॉन्ग, ये बात सही है कि रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो लंबा होता है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स नहीं बल्कि रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। यहाँ उसने शब्दावली में फंसाया है, और ये क्वेश्चन है आईएएस का, ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, आईएएस का है। आई थिंक ये आईएएस में 2011 में पूछा हुआ था, तो इतना आसान तो क्वेश्चन होगा नहीं। लग तो रहा है कि बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल, लेकिन ये पूछा रेडियो कम्युनिकेशन, सवाल इसका रेडियो कम्युनिकेशन का वेवलेंथ शॉर्ट होता है, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन वर्ड यूज है, इसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन ये कुछ ये तो नहीं रहा है ना, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द टेलीविजन व्यूअर यूजिंग डिश एंटीना, आप आजकल डिश एंटीना टाटा स्काई जो भी लगाते हो, डिश टीवी रिलायंस का आता है, वीडियोकॉन का आता है, रिसीव सैटेलाइट सिग्नल, डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग रेन, बिकॉज कभी कभी जब बारिश होती है तो आप देखते हैं आपका डिश एंटीना काम नहीं करता, रेनी सीजन लिख करके फिर वो कोई भी चैनल आता नहीं। होता क्या है कि जो सैटेलाइट है वो तो अपना छोड़ रहा है, ठीक है, वेव छोड़ रहा है, आपके ये डिश एंटीना आपके यहाँ छत पे लगा हुआ और रेडियो को, आपके टेलीविजन को सिग्नल देता है। होता है क्या है, जब ये जितना ये वेव छोड़ रहा है, बादल जब बारिश होता है तो ये बारिश और ये बादल से टकरा के, जो रास्ते में बादल आते हैं और बारिश से, इसका वेव देखो यहाँ पे 1 2 3 और बाकी 3 4 इधर रास्ते में ही रह गया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये यहाँ तक आने नहीं देता, आपका सिग्नल हो जाता है कमज़ोर, फिर आपका टीवी नहीं चलता, ठीक है। कह रहा है डिज़ायर तो इतना है, लेकिन क्या है, बीच में एक बैरियर आ गया, ये बैरियर आ गया, बैरियर इसको पहुँचने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, स्मॉल इन साइज, ये एक तो साइज छोटा होने की वजह से भी ऐसा होता है, पर ये बहुत बड़ा साइज होता, बहुत बड़ा होता है, तो इधर उधर से पकड़ के ये
जल जाता है। लेकिन क्या एक तो छोटा साइज है, ये इसकी प्रॉब्लम तो है। रेन ड्रॉप एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो, देखो यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एक को निकलने दिया, एक को ऑब्जर्व करते हैं, सिग्नल कमजोर हो गया। रेन ड्रॉपलेट डिसअपियर द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन था उसको ख़त्म कर देना। ड्रॉपलेट डिसअपियर द एनर्जी ऑफ रेडियो, देखो डिसअपियर कर दिया, ख़त्म हो गया ना। तो ये बात सही है कि आपका ये तीनों का तीनों सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और है। फ्लोइंग रे आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज, पेट के अंदर कोई ऐसा डिजीज है उसका आपको पता लगाना है तो क्या यूज करते हो? एक्सरे। पेट के अंदर कोई ऐसी डिजीज है उसको डायग्नोज करते हो तो उसका हम एक्सरे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, क्या अल्ट्रासोनिक, इंफ्रा विजिबल और एक्सरे, तो क्या यूज करते हो सीटी स्कैन में? आप बता दो। सीटी स्कैन में आप एक्सरे यूज करते हो। सीटी स्कैन में भी आप एक्सरे का ही, ये देखो सीटी स्कैन हो रहा है, इसमें एक्सरे ही यूज किया जाता है, लेकिन ये सेफेस्ट मोड में होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बट है तो हार्मफुली। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज इन्वेंटेड बाय विलियम रोजेंटन, ये रोजेंटन साहब है, विलियम रोजेंटन। एक्सरे मशीन यहाँ रखा हुआ है, तो एक्सरे मशीन का रोजेंटन, ये रोटेंजन जो है, रोटेंजन साहब है ये, इन्होंने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था, एक्सरे के बारे में बताया था। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया वेव मोशन का। इस क्वेश्चन था मैंने करा दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके और रटने का झंझट ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।